स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। फूड एंड न्यूट्रिशन की जिस सीरीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसी सीरीज की अगली कड़ी का नाम है फैट। तो आज का हमारा टॉपिक है फैट, जिसे हिंदी में वसा कहा जाता है। भोजन और पोषण में आप लोगों ने दो भाग बनाए थे। पहले भाग में हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिशंस को रखा था और दूसरे भाग में हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिशंस को रखा था। मैक्रो न्यूट्रिशन में तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जिसमें से कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोटीन भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हमें पढ़ना है फैट। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज फैट? ये फैट आखिर होता क्या है? फैट को बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए आप कह सकते हैं चिकनाई। हर वो चीज जो चिकनाई है और आप उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इट इज कॉल्ड फैट। तो फैट में क्या हो सकता है? घी हो सकता है फैट में, तेल हो सकता है फैट में, रिफाइन हो सकता है फैट में, वैक्स भी हो सकता है फैट में, मिल्क भी हो सकता है फैट में, बटर भी हो सकता है फैट में, क्रीम भी हो सकता है फैट में। इवन अगर आप पूड़ी, पराठा, चपाती ये सब भी बहुत ज्यादा खाते हैं तो इसमें भी प्रचुर मात्रा में फैट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैट इज नेसेसरी और नॉट? सिंपल आंसर यस। हर वो चीज जो कुदरत की देन है जरूरी है। अगर कोई भी चीज कुदरत ने हमें नेचुरल फॉर्म में दी है तो वो जरूरी है, आप उसे कभी भी गैर जरूरी नहीं कह सकते। तो इसलिए फैट भी हमारे शरीर में जरूरी है। तीन बड़े कारण हैं कि वाई फैट इज नेसेसरी। रीजन नंबर 1, पहला कारण है फैट हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा विटामिन्स में आप लोगों ने पढ़ा था ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन्स ऐसे होते हैं जो फैट डाइल्यूटिंग होते हैं, वसा में ही घुलनशील होते हैं। तो इसलिए जब तक फैट आपकी बॉडी में नहीं होगा ये विटामिन्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? रोल नंबर 2, ये जो फैट है ये हमारी स्किन के नीचे एक पतली लेयर के रूप में होता है। अगर फैट हमारी स्किन के नीचे से चला जाए तो हमारे बॉडी में थर्मोस्टेटिस गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात अगर आपको गर्मी लगेगी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि त्वचा के नीचे फैट नहीं है, डायरेक्ट हीट आपके ऑर्गन्स पर, बोन्स पर और मसल्स पर इंपैक्ट करेगी। सर्दी के मौसम में आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि आपकी स्किन के नीचे फैट नहीं है, तो थर्मोस्टेटिस गड़बड़ हो जाएगा अगर फैट नहीं होगा तो। एंड थर्ड बिग रोल, तीसरा बड़ा रोल जो फैट का है वो है एडिपोज टिश्यू। तो ये फैट हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के रूप में भी कलेक्ट होता है। व्हाट इज एडिपोज टिश्यू? तो सिंपली दिस टिश्यू इज नोन एज द बॉडी फैट। जिस टर्म को आप लोग सामान्य भाषा में बॉडी फैट कहते हैं, ये बॉडी फैट एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। क्या जरूरी है? यस जरूरी है, बस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए फैट के तीन बड़े रोल। अब प्रश्न उठता है कि फैट के सोर्सेस क्या हैं, वसा के स्रोत क्या हैं? तो वसा का हर वो स्रोत है जो चिकना है, वसा का हर वो स्रोत है जो एनिमल से निकल के आ रहा है। एनिमल फूड इज द बिग सोर्स ऑफ फैट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब एनिमल फूड में क्या होता है? सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट, तो दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, मट्ठा, ये सब कुछ फैट के बड़े सोर्सेज होते हैं। इसी क्रम में व्हाइट मीट, रेड मीट या एव्स किसी भी रूप में, एग किसी भी रूप में, रेड मीट किसी भी रूप में, ये सब भी फैट के बड़े सोर्स होते हैं। अगर आप लोग प्लांट फूड की बात करें तो प्लांट फूड में फैट का सबसे बड़ा सोर्स होता है ऑयल। ये ऑयल किसी भी रूप में हो सकता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों ने सीखा था कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करेंगे तो भी ये फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट? तो बेसिक डिफरेंस इज कि अगर कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट से फैट का निर्माण किया जाता है। तो आप डायरेक्ट फैट खाएं तो भी आपकी बॉडी में फैट जाएगा, आप इनडायरेक्ट फैट खाएं तो भी आपकी बॉडी में फैट जाएगा। जरूरी है? यस। लेकिन हर वो चीज जो जरूरी है उसकी एक सीमा है।
हद से ज्यादा कोई भी चीज गैर जरूरी है, इसलिए फैट भी हद से ज्यादा गैर जरूरी है। अगर फैट हद से ज्यादा आपके शरीर में हो गया तो आप कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का शिकार हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन टॉपिक के शुरुआत में ये सारे क्वेश्चंस जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहले उनको आप क्लियर करते चलिए। अगला प्रश्न उठता है कि अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ फैट, फैट का, वसा का मुख्य कार्य क्या है, तो फैट का मुख्य कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जी देना। कैसे एनर्जी दी जाती है? तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे आपको 4 कैलोरीज की ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर आप 1 ग्राम फैट खा लेंगे तो 1 ग्राम फैट से आपको 9 कैलोरी की ऊर्जा मिल जाएगी। तो फैट का ये सबसे बड़ा रोल होता है। एक क्वेश्चन यहां पे इस तरीके का भी आता है कि अमंग विच वन ऑफ दीज इज द मोस्ट एनर्जेटिक, और ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है। तो बच्चे कार्बोहाइड्रेट को अगर रटे हुए हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज द एनर्जी फैक्ट्री, तो आप गलत हैं। फैट में कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी होती है। 1 ग्राम फैट में करीब 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इसलिए अगर आप अपने खाने में ज्यादा फैट को शामिल करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को घटाना पड़ेगा, और कितना, 2 गुने से ज्यादा घटाना पड़ेगा। लेकिन लोग हमारे देश में कार्बोहाइड्रेट भी खूब खाते हैं और फैट भी खूब खाते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि हमारे घरों में पूड़ी खाने का एक बहुत अच्छा रिवाज है। अगर मौसम अच्छा है तो आपको पूड़ी खानी है, अगर घर में कोई पर्व त्योहार है तो आपको पूड़ियां खानी है, अगर आप कहीं शादी ब्याह में गए तो भी आपको पूड़ियां खानी है। कहीं ना कहीं से हम पूड़ियां खाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। एक पूड़ी का वजन कितना होता है? लगभग रोटी से थोड़ा कम, तो मैं मान लेता हूं 30 ग्राम। अगर एक पूड़ी का वजन 30 ग्राम है तो जब आपने उसको तेल में फ्राई किया, जब आपने उसको डीप फ्राई करके पूड़ी बनाया, तो उसमें करीब करीब जो है 5 ग्राम तेल भी आ गया। मिनिमम मान लेता हूं कि 5 ग्राम तेल भी आ गया, और पूड़ी का वजन फिर से कितना हो गया? 35 ग्राम हो गया। 5 ग्राम पानी हटा दीजिए तो कितना वजन हो गया? 30 ग्राम हो गया। और इस 30 ग्राम वजन में जो 25 ग्राम वजन है वो आटे का है, और जो 5 ग्राम वजन है वो ऑयल का है, तेल का है। तो 25 ग्राम आटा कितना हो गया? 100 कैलोरी हो गया 4 के हिसाब से, और 5 ग्राम फैट कितना हो गया? 45 हो गया। यानी कि 145 कैलोरी होती है एक पूड़ी में। और पिछले लेक्चर आपको याद होंगे कि एक रोटी में कितनी कैलोरी होती है? 120, जबकि रोटी का वजन पूरी से ज्यादा होता है। तो समझ लीजिए कि 145 कैलोरीज आपने एक पूड़ी में खा ली है। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 किलोमीटर दौड़ जाइए ट्रेडमिल के ऊपर, 6 किलोमीटर पैदल चल लीजिए, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। या हैवी वर्कआउट कर लीजिए 15 मिनट के लिए, तब ये डाइजेस्ट होगी। एक पूड़ी कौन खाता है? कोई नहीं। तो ये भारतीय भोजन की परंपरा है, फैट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको समझ में आ गई होंगी मुख्य बातें। सबसे पहले कि फैट क्या होता है, सभी लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद फैट का मेजर फंक्शन क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया, एनर्जी देना, कितना, तो इस मात्रा में देना। इसके बाद आप ये भी समझ गए कि फैट का जो मेजर रोल है वो क्या है, तो एडिपोज टिश्यू को बनाना, साथ ही साथ विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करना, और साथ ही साथ हमारी स्किन के नीचे जो थर्मोस्टेटिस है उसको प्रॉपर तरीके से चलाना। इसके बाद फैट की अधिकता से क्या हो सकता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं, जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक चीज ये समझनी है कि फैट के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, फैट बनता कैसे है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है या इसकी जो केमिस्ट्री है वो हमको नहीं पढ़नी है। बायोलॉजी में आप केवल अप्लाइड पोर्शन पढ़ते हैं और इम्पैक्ट पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि साइंस की ये जो मेरी सीरीज है ये साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में ना होकर के ये जनरल स्टडीज के रूप में है, सामान्य ज्ञान के रूप में है।
तो हम लोग उस डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी उत्पत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैट्स। पहले नंबर पर आता है सैचुरेटेड फैट, दूसरे नंबर पर आता है अनसैचुरेटेड फैट और तीसरे नंबर पर आता है ट्रांस फैट। यहां पर सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन का मतलब होता है एक पॉइंट पर पहुंचकर रुक जाना, स्टेबल हो जाना। इट इज कॉल्ड सैचुरेशन। तो सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है जमने वाला फैट, जमने वाली वसा। हर वो फैट जो जम सकता है उसको सैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो सैचुरेटेड फैट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? घी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बटर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और कुछ प्रकार के तेल जो जम जाते हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि नारियल का तेल जम जाता है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और वैक्स भी इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा टाइप होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड फैट का मतलब होता है एक ऐसा फैट जो जमता नहीं है। अब जमता क्या नहीं है? तो तेल नहीं जमता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल ले नहीं जमता है, सनफ्लावर ऑयल ले नहीं जमता है, पाम ऑयल ले नहीं जमता है, ओकवुड ऑयल ले नहीं जमता है, तो ये सारे ऑयल नहीं जमते हैं, तो ये सब अनसैचुरेटेड फैट में आएंगे। इसके बाद ट्रांस फैट का मतलब क्या होता है? तो ट्रांस फैट का मतलब एक प्रकार का आर्टिफिशियल फैट होता है जिसको कि बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार करती हैं और रिफाइंड ऑयल के रूप में आपको बेचती हैं, तो इसको ट्रांस फैट कहते हैं। जमता ये भी नहीं है, लेकिन ट्रांस फैट को समझने के लिए आप एक ऐसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि ट्रांस फैट के अंतर्गत ऐसे ऑयल्स को रखा जाता है जिसमें बार बार कोई चीज फ्राई होती हो। जैसे अगर आपने कोई फूड प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स खाए हैं, जैसे कि आप चिप्स खाते हैं पैकेट में, तो ये चिप्स क्या एक बार ये फ्राई किए जाते होंगे फिर उस ऑयल को फेंक दिया जाता होगा? नहीं, सुबह से शाम तक ये चिप्स फ्राई किए जाते होंगे। कब तक? जब तक वो तेल पूरा जल करके खराब ना हो जाए। तो बार बार अगर किसी प्रोडक्ट को एक ही तेल में फ्राई किया जा रहा है तो ऐसे तेल को ट्रांस फैट कहते हैं। और ये तेल खराब ना हो जाए इसके लिए कंपनियां इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती हैं और फिर जाकर के इसको रिफाइन ऑयल के रूप में आपके सामने प्रदर्शित करती हैं, जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अपनी उत्पत्ति के आधार पर जमने वाला फैट, ना जमने वाला फैट और एक प्रकार का आर्टिफिशियल फैट, ये तीनों आपने पढ़ लिए। अब प्रश्न उठता है कि फैट के फायदे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फैट के नुकसान क्या होते हैं? तो फैट के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला बड़ा नुकसान जो फैट का है वो है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा बड़ा नुकसान जो फैट का है वो है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों टर्म आप याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों ऐसी समस्याएं हैं जिससे ये पूरी दुनिया परेशान है। और एक डेटा अगर आपको बताऊं तो वो डेटा ये कहता है कि अगर इस विश्व में 100 मौतें होती हैं, 100 पीपल डाइज, 30 ऑफ देम डाइज ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 33% मौतें इस दुनिया में दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं, और वो जो 33% मौतें पूरी दुनिया में दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं, उन मौतों का लगभग आधा यानी कि 50% अकेले इंडिया में होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल के सबसे ज्यादा मरीज कहां पर रहते हैं, हार्ट के सबसे ज्यादा पेशेंट्स कहां पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कहां से आते हैं? ये फैट से आते हैं। तो दिल की बीमारियों के 2 रीजन आपको समझ में आ गए, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लॉकेज हो जाता है, और जब किसी को ब्लॉकेज हो जाता है तब उसको हार्ट अटैक पड़ता है। हमारे दिल में, हार्ट में ब्लड की सप्लाई करने वाली 3 मेजर नसें होती हैं, और उन 3 मेजर नसों में ये कोलेस्ट्रॉल जो कि वैक्स लाइक मटेरियल होता है, ये जाकर के जमने लगता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल उन नसों में जमने लगता है तो कल्पना कीजिए ये हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली नस है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने लगा, तो इसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और जब ये ब्लड की सप्लाई प्रभावित होगी
तो हार्ट की जो काम करने की शक्ति है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब कोलेस्ट्रॉल दिल की नसों में इतना ज्यादा जम जाता है कि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और जैसे ही ब्लड सप्लाई रुक जाएगी इट इज कॉल्ड फर्स्ट हार्ट अटैक, क्योंकि पहली नस में पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल जम चुका है। इसी प्रकार से अगर ये दूसरी नस में भी जम गया और उसने भी काम करना बंद कर दिया तो यहां से सेकंड हार्ट अटैक पड़ेगा, और तीसरी में भी जम गया तो तीसरा हार्ट अटैक पड़ेगा, फिर उसके बाद कोई व्यक्ति बचेगा नहीं। तो अगर आप अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखेंगे तो आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। तो क्या कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज है जिससे हमको बचना चाहिए? नो, कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज नहीं है। मैं आपको बार बार ये चीज बताता रहता हूं कि अगर कुदरत ने कोई चीज दी है, अगर खुदा ने किसी चीज से आपको नवाजा है तो वो बुरी हो ही नहीं सकती। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, कोलेस्ट्रॉल का जमना इज बैड। कोलेस्ट्रॉल अगर जम रहा है तो वो नुकसानदायक है, कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू के अंदर प्राइमरी रूप में कलेक्ट होता है। तो जब आप सनलाइट के संपर्क में आते हैं, जब आप धूप के संपर्क में आते हैं, तो सूर्य की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो उसी एडिपोज टिश्यू में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से रिएक्ट करके विटामिन डी बनाती हैं। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी बन रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बन रहा है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल एक ऊर्जा देने वाला फैट होता है, एनर्जेटिक फैट होता है। तो बुरा नहीं है, बुरा तब है जब ये जमने लगेगा। और कोई भी चीज जमने कब लगेगी? जब आप उसका आवश्यकता से ज्यादा सेवन करेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल पाया कहां जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल किसी भी रूप से एनिमल फूड में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का इस दुनिया में केवल एक ही सोर्स होता है और वो सोर्स है एनिमल फूड। हर वो फूड जो जानवरों से आ रहा है। आप जब भी भोजन करने बैठे हैं तो जांच कर लें कि क्या क्या उसमें से जानवरों से आया है, और जो कुछ भी उसमें जानवरों से आया है उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जिसमें होता है वो है पनीर, नुकसानदायक है आपके लिए। इसी तरीके से अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड का सेवन किसी भी रूप में करते हैं, आप चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, बीफ खाते हैं, 100% कोलेस्ट्रॉल होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा एक और चीज में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एग कहते हैं। अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। अंडे का जो येलो पार्ट होता है, जो येलो वाला बॉल होता है, वो बॉल 99.9% फैट होता है और वो कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा सोर्स होता है। अंडे का अगर व्हाइट पार्ट आप खा रहे हैं तो आप शुद्ध प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन अगर आपने येलो पार्ट खाया तो आप केवल कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं। तो ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ गया है, हर कोई समझता है कि दूध घी खा करके हमारा शरीर बलवान हो सकता है, तो ये गलत फहमी है आपकी। दूध घी खा करके, नॉन वेजिटेरियन फूड खा करके आपका शरीर उस जमाने में बलवान हो सकता था जब आप 50 किलोमीटर कम से कम रोज पैदल चलते थे, दिन भर आप फिजिकल वर्कआउट करते थे और कठिन परिश्रम करके आप अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तब ये सारी चीजें आपके शरीर पे प्रभाव नहीं डालती थी, क्योंकि तब आपको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। लेकिन आज जब आपको एसी दफ्तरों में बैठना है, जब आपको एसी गाड़ियों में चलना है, जब आपको कोई फिजिकल काम नहीं करना है, तब इतनी ऊर्जा की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आपको अपना खान पान सुधार लेना चाहिए, और नहीं सुधारना चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेना चाहिए, और 40 साल की उम्र तक आते आते आपको पहला हार्ट अटैक पड़ जाना चाहिए। फैसला आगे आपका है। अब प्रश्न उठता है कि कोलेस्ट्रॉल तो आपने समझ लिया, कोलेस्ट्रॉल के सोर्स आपने समझ लिए, अच्छा है या बुरा ये भी आपने समझ लिया। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो अगर कोलेस्ट्रॉल को ध्यान से देखें तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमको कहां से मिला था? सैचुरेटेड फैट से मिला था। तो जिस तरीके से सैचुरेटेड फैट से हमको कोलेस्ट्रॉल मिला था, उसी तरीके से अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट से हमको ट्राइग्लिसराइड मिलती है। ट्राइग्लिसराइड का सीधा सा मतलब होता है तेल। अगर आप तेल बहुत ज्यादा खाएंगे, अब वो कोई भी तेल हो, वो मस्टर्ड ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, तो वहां से आपको ट्राइग्लिसराइड मिलती है। ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होती है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां
अपने डब्बों के ऊपर बड़ा सा दिल बना के बेचती हैं और क्या लिखती हैं, सफोला करे आपके दिल की सुरक्षा। दिल की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। ये बात 100% सही है कि सफोला के डब्बे में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन सफोला के डब्बे में ट्राइग्लिसराइड भरा पड़ा है एंड ट्राइग्लिसराइड इज द इंसुलेटर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये ट्राइग्लिसराइड जब बड़ी मात्रा में होगा तो कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। ये ट्राइग्लिसराइड दिल की बीमारियों का दूसरा कारण है, ना कि आपके दिल को सुरक्षा करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिल की बीमारियों के जो दो बड़े कारण हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। वरना दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है कि जब ब्लॉकेज 95% से ज्यादा हो जाता है तब आपको सीने में दर्द होने लगता है। ये 30-40% ब्लॉकेज आपको कभी पता ही नहीं चलेगा, 50%, 60%, 70% आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। जब ये 90% से ज्यादा हो जाएगा तब आपको सीने में दर्द होने लगेगा, जिसको एंजाइना पेन कहा जाएगा, और फिर हार्ट अटैक के सिम्टम आएंगे और आपको हार्ट अटैक पड़ जाएगा। इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर लेना चाहिए, यानी कि एनिमल फूड को बंद कर देना चाहिए या मिनिमाइज कर देना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पहले से ही बहुत ज्यादा सेवन करता रहे, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उसको एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसको हम लोग प्राइमरी टेस्ट के अंतर्गत रखते हैं, लिपिड प्रोफाइल। व्हाट इज लिपिड? तो इसी फैट को लिपिड भी कहा जाता है। अगर आपके ब्लड में फैट ट्रेवल कर रहा है तब उसको फैट ना कह करके लिपिड कहते हैं। तो आपको एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए, जिससे आपको अपने ब्लड के अंदर ट्रेवल करने वाले सारे फैट्स के बारे में पता चल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पता चल जाएगा, उसके जो पार्ट्स होते हैं एचडीएल, एलडीएल, उसके बारे में भी पता चल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड के बारे में भी पता चल जाएगा, और आप इस बात की जांच कर सकेंगे कि अभी आप दिल की बीमारियों से कितना दूर हैं या कितना पास हैं। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है, आपके घर में किसी को ऐसी कोई समस्या है, तो आप उसका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर कराएं। बहुत सस्ता होता है ये टेस्ट और मार्केट में हर जगह पैथोलॉजीज के अंदर अवेलेबल भी होता है। मानक कितना होना चाहिए? वैसे तो कोलेस्ट्रॉल 130 के नीचे होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर 200 के नीचे भी कोलेस्ट्रॉल है तो वो डिजायरेबल है। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि 200 तक डिजायरेबल होता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड 160 के नीचे होना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल 130 करना है आपको, ट्राइग्लिसराइड 160 करना है आपको, और फिर आपको जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना है कि आपको दिल की बीमारियां नहीं हो सकती, आप उससे एकदम दुरुस्त हैं और दूर हैं। तो ये थी फैट की पूरी कहानी। मैं साइंस की कभी कोई अगली सीरीज जब शुरू करूंगा तब मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में अलग से भी बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और किस फूड में कितना पाया जाता है। लेकिन अभी ये जानना आपके लिए जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम लोग फैट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको दिल के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा, तब मैं उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा आपको कि इसके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, बीमारियां किस प्रकार से दिल को हो सकती हैं। तो ये थी फैट की पूरी कहानी, और जिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज की मैंने आपसे चर्चा करी, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि फैट की अधिकता से किस तरीके से आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये थी फैट की पूरी कहानी। अब आप में से किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है, फैट समझ में नहीं आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि इस कहानी के बाद अब आपको फैट में कोई प्रॉब्लम हो। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट करके भी बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है। वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका सुझाव आप मुझे दे सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन की सीरीज को बहुत सीरियसनेस के साथ पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। फूड एंड न्यूट्रिशन की इसी सीरीज में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।